लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के पीछे क्या जेडीयू का हाथ है? एलजेपी सांसदों की बैठक में जेडीयू नेता ललन सिंह की मौजूदगी ने इन आरोपों को हवा दे दी है। ये बैठक बिहार के वैशाली से एलजेपी सांसद वीणा देवी के दिल्ली स्थित घर पर हुई। इस बैठक में एलजेपी के 5 बागी सांसद मौजूद थे। बैठक के कुछ देर बाद ही वीणा देवी के फ्लैट वाली बिल्डिंग से जेडीयू सांसद ललन सिंह निकले, लेकिन ललन सिंह ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जेडीयू नेता ललन सिंह की मौजूदगी इस शक की ओर इशारा करती है कि ऑपरेशन के पीछे जेडीयू है। खुद एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर ने भी इस बात की पुष्टि की कि ललन सिंह की पशुपति पारस से मुलाकात हुई है। ललन जी की मौजूदगी भी रही। वो आए थे शुभकामना देने के लिए पारस जी को। 15-20 मिनट आधा घंटा रहे चले गए। लोक जनशक्ति पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान को छोड़कर संसद में अपना एक नया गुट बना लिया है और दावा किया है कि उनकी एलजेपी ही असली है। बिहार की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा। रविवार रात को मीटिंग कर एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने अपना नया नेता चुना। पशुपति पारस बने एलजेपी संसदीय दल के नए नेता। रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की चिट्ठी सौंपी। स्पीकर को इस बात की जानकारी दी गई कि एलजेपी ने पशुपति पारस को अपना नया नेता बनाया है। स्पीकर ओम बिरला से हुई मुलाकात की इन तस्वीरों में चिराग के चचेरे छोटे भाई प्रिंस राज, नवादा के सांसद चंदन कुमार, पशुपति पारस, वैशाली की एमपी वीणा सिंह और खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा है कि पार्टी टूटी नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी को बचाया है। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोग इसकी पार्टी रहेगी। तो चिराग पासवान जी आ रहे हैं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तभी से पार्टी के भीतर खटपट की खबरें आ रही थी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच पार्टी में बड़ा ऑपरेशन हो गया। चिराग पासवान देखते रह गए और चाचा पशुपति पारस ने कर लिया पार्टी पर कब्जा। चाचा से मिलने घर गए तो गेट पर करना पड़ा 20 मिनट तक इंतजार। सुबह करीब 11:15 बजे की ये तस्वीर है जब चिराग पासवान खुद गाड़ी चलाकर चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। चिराग के साथ गाड़ी में पार्टी के पूर्व विधायक राजू तिवारी भी मौजूद थे। पारस के घर पर पत्रकारों की भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच चिराग वहां पहुंचे थे। करीब 15 से 20 मिनट चिराग गेट पर ही खड़े रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मीडिया में जब खबर चलने लगी तब जाकर पारस के घर का गेट खुला और चिराग अंदर गए। जिस वक्त चिराग पासवान पारस के घर मनाने पहुंचे थे, उस वक्त पारस घर पर नहीं थे। करीब 1.5 घंटे तक चाचा के घर में रहने के बाद चिराग वापस अपने घर लौट गए। बताया जाता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के राजनीतिक रिश्ते शुरू से अच्छे नहीं रहे हैं। जब चिराग पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तब भी पारस नाराज हुए थे। हालांकि तब उन्हें मना लिया गया था, लेकिन अब बात बहुत दूर निकल चुकी है। एलजेपी में बगावत के बाद विरोधियों के निशाने पर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने कहा एलजेपी को तोड़ने के पीछे नीतीश कुमार की टीम। 6 सांसदों वाली एलजेपी में टूट हुई तो विरोधियों ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस इस बगावत के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है, वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा। 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। जबकि बीजेपी कह रही है कि चिराग के फैसलों से चाचा पारस खुश नहीं थे और इसीलिए पार्टी में बगावत हुई। ये उनके पार्टी का
अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे। बिहार में एलजेपी के इकलौते विधायक पहले ही जेडीयू में जा चुके हैं और अब माना जा रहा है कि एलजेपी के बागी 5 सांसद एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में 50 से ज्यादा विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल को बंगाल में बढ़ती हिंसा के बारे में भी इन विधायकों ने बताया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी इसी तरह अपनी पार्टी के 50 विधायकों को लेकर राजभवन पहुंच गए। उन्होंने वहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था और खासकर राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता जताई। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी लगातार हिंसा की घटनाएं हुई हैं। बीजेपी इसे बार बार ममता बनर्जी की सरकार की विफलता बता रही है। आगरा में करीब 9.5 घंटे बाद बोरवेल से बाहर निकाला गया एक बच्चा। ये बच्चा तकरीबन 130 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ था। ये उस वक्त की तस्वीर है जब 3 साल के मासूम शिवा को बोरवेल से बाहर निकाला गया। सेना और एसडीआरएफ के साझा रेस्क्यू ऑपरेशन में इस बच्चे को करीब 9.5 घंटे के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। आगरा के थाना निबोरा के गांव धनियाई में 3 साल का बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा था। बोरवेल में कैमरा डालकर बच्चे की लोकेशन पता चल गई थी। उसकी गतिविधियां साफ नजर आ रही थी। बच्चे को पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई गई, पानी और खाने का सामान पहुंचाया गया। उस बोरवेल के बगल में एक समांतर सुरंग खोदी गई और आखिर रेस्क्यू टीमों को बच्चों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई। बोरवेल से बच्चे को बाहर निकाले जाने के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है। मुंबई के घाटकोपर में करीबन 12 घंटे के बाद कुएं में समाई गई कार को बाहर निकाला गया। कुएं के ऊपर बनाए गए स्लैब टूटने की वजह से ये जो कार है पूरी की पूरी कुएं में समा गई। मुंबई के घाटकोपर वेस्ट इलाके के रामनिवास सोसाइटी परिसर की घटना का ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। एक कार देखते ही देखते पानी से भरे गड्ढे में समा गई। बाद में पता चला कि वहाँ बहुत पुराना कुआं था जिसके ऊपर स्लैब डालकर कार पार्किंग बनाई गई थी, जो भारी बारिश के बीच धंस गई और कार कुएं में जा गिरी। अब करीब 12 घंटे के बाद कार को क्रेन के जरिए कुएं से बाहर निकाला गया। बीएमसी, डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की मदद से इस कार को बाहर निकाला गया। इस हादसे के वक्त कार को तो बहुत नुकसान हुआ ही है, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त कार में कोई बैठा नहीं था। दिल्ली के एम्स में बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल के लिए कल से होगी 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल के लिए ये स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में अभी 12 से 18 साल आयु के बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। कल यानी 15 जून से 6 से 12 साल के बच्चों का रिक्रूटमेंट शुरू किया जाएगा। रिक्रूटमेंट के बाद बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और क्लिनिकल ट्रायल में फिट पाए जाने पर ट्रायल में शामिल किया जाएगा। 6 से 12 साल और 2 से 6 साल के बीच के लोग जो भी स्टाइल में अपने आप को सम्मिलित कराना चाहते हैं अपने बच्चे को, वो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग में कि पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। इस ट्रायल में बच्चों को उम्र के हिसाब से 3 ग्रुप में बांटा गया है, 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6 साल आयु वर्ग। इसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों का ट्रायल होगा। कोरोना की दूसरी लहर के चलते मुंबई के धारावी में पहली बार एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस जीरो केस को बीएमसी और प्रशासन के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि यहाँ माना जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना से लड़ाई सबसे बड़ी चुनौती रही है, लेकिन दूसरी लहर के बीच आज वो दिन आया जब इस विशाल बस्ती में एक भी कोरोना केस नहीं आया। पिछले साल से लेकर अब तक ये 7वां मौका है जब किसी एक दिन धारावी में 0 केस नोटिस हुए, लेकिन दूसरी लहर में पहली बार आज कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। बीएमसी इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। धारावी कर हमेशा बीएमसी के काम करने वाले कर्मचारी, उनका जो नियमावली है
खुद का पालन करते हैं, खुद को खुद बचाते हैं। मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी, ये दायरे में रह के धारावी करके दिखाते हैं। वैसे तो मुंबई में कोरोना का जो प्रकोप है धीमा पड़ता दिख रहा है, लेकिन धारावी जैसे घने आबादी वाली बस्ती में कोरोना के जो केसेस हैं शून्य दिखना निश्चित ही एक सुखद संकेत है। अयोध्या के राम मंदिर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप। 15 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। ट्रस्ट का आरोपों से इनकार। अयोध्या जमीन खरीद विवाद पर सियासत तेज हो गई है। अयोध्या से लेकर महाराष्ट्र तक इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी हो रही है। आपके ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मालूम था कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, क्योंकि जमीन खरीदी में वो गवाह हैं और जमीन बेचे जाने में भी वो गवाह है। जिस प्रकार का घोटाला सांसद संजय सिंह ने विद एविडेंस सामने लाया है वो शॉकिंग है। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे सरसंघ चालक आदरणीय मोहनराव भागवत साहब वहाँ थे, योगी जी भी थे। तो मैं मोहनराव भागवत जी से, आरएसएस चीफ से भी आह्वान करूँगा, आप जनता को बताइए, या योगी जी से कहूँगा आप जनता को बताइए मामला सामने आया है उसमें तथ्य है या नहीं। हालांकि विपक्ष के आरोपों को बीजेपी भ्रम फैलाने वाला बता रही है। ट्रस्ट को तो लोग वैसे भी दान दे रहे हैं, राम मंदिर बनने के लिए दे रहे हैं, कोई किसी पर्सनल की संपत्ति नहीं है, तो उसमें किस प्रकार का घोटाला? मुझे लगता है कि यह हास्यास्पद प्रश्न है। किस प्रकार की सीबीआई जांच? कोई दूसरा लिया है क्या? राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले के आरोपों का सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इस मुद्दे ने विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। यूपी में एबीपी नेटवर्क के रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। सुलभ ने शराब माफिया के काले कारोबार के खिलाफ की थी रिपोर्ट। ये एबीपी नेटवर्क के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की तस्वीर है। कल प्रतापगढ़ में सुलभ की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। जैसे ही उनका शव आज घर पहुंचा, मातम मन गया। परिवार ने रोते रोते कहा, ये सड़क हादसा नहीं बल्कि हत्या है। हमको ये आशंका है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या है और हम इससे सीबीआई से जांच मांगते हैं। अब देखिए ये चिट्ठी, जिससे ये साफ होता है कि सुलभ को शराब माफिया से जान का खतरा था। उन्होंने हाल ही में यूपी में शराब माफिया के खिलाफ मुहिम चलाई थी। इसी मुद्दे पर आज यूपी के गाजियाबाद समेत तमाम शहरों में पत्रकारों ने प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। बहुत दुखद है और जिन लोगों ने भी इस हत्या को अंजाम देने का काम किया है उनको इतना कठोर दंड दिया जाएगा कि पत्रकार समाज के एक तरह सजग पहरेदार है और उसके साथ अगर इस प्रकार की घटना जैसा सुरक्षा मांगने से पहले उन्होंने संकेत दिया है, अगर वह सब है तो उसके सभी तथ्यों की जांच करके जो दोषी होंगे कठोर। गौरतलब है कि शराब माफिया से जान का खतरा बताए जाने के बावजूद सुलभ को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। निकाय चुनाव के बाद अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में सभी सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। केजरीवाल ने आज अपने मिशन गुजरात की शुरुआत की। लोगों की भीड़ के बीच रिबन काटकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के गुजरात मिशन को तेज किया है। आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के नए दफ्तर की शुरुआत की और इसके बाद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी गुजरात में इस बार सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गुजरात में अगले साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव। 2022 में असेंबली के इलेक्शन भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ की जो 182 सीट है वो सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी का हौसला इसलिए भी बुलंद है क्योंकि इस बार सूरत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़कर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। अब वही जादू केजरीवाल विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहते हैं। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। कांग्रेस ने अपने दम पर अगला चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। पिछले दिनों दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद शिवसेना के सुर मोदी के खिलाफ धीमे पड़ गए।
संजय राउत जैसे नेता मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस राजनीतिक माहौल में कांग्रेस के कान भी खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि पार्टी अगला चुनाव अकेले के दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग है और मुझे लगता है कि जो मैंने विदर्भ में दौरा किया हूँ, 7 दिन में जो दौरे को मुझे रिस्पांस मिला, बारिश में हो धूप में लोग खड़े 6-7 घंटा कांग्रेस का इंतजार करते हुए मैंने देखा, तो मुझे और उम्मीद मेरी और मजबूत हुई कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाला बड़ा वर्ग है और वो चाहते कि कांग्रेस खुद के बलबूते पे पुनः महाराष्ट्र में आए। ये लोगों की भावना है और उसका मैं सम्मान करता हूं। कभी राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस के समर्थन से ही उद्धव ठाकरे की सरकार मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे की सरकार में खुश नहीं है। शिवसेना के विधायक की गुंडागर्दी का शिकार हुए ठेकेदार की तबीयत बिगड़ी। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए। रविवार का ये वीडियो है जिसमें एक ठेकेदार को पानी में बिठाकर उस पर सरेआम कचरा डाला जा रहा है। शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे पर आरोप है कि उन्हीं के कहने पर कॉन्ट्रैक्टर नरपत पुरोहित की सरेआम बेइज्जती की गई। अब बताया जा रहा है कि नरपत पुरोहित को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शरीर पर कचरा रखे जाने की वजह से संक्रमण हो गया है। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कचरा रखे जाने के आरोप पर विधायक का कहना था कि ठेकेदार ने चांदीवली इलाके में नाले की सफाई ठीक से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पानी जमा हुआ था। इसी वजह से उसे ये सजा दी गई। सत्ताधारी पार्टी के विधायक की सरेआम गुंडागर्दी देखकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि विधायक के इस करतूत पर कार्रवाई होगी भी या नहीं। गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी का नेता धर्मेंद्र यादव इटावा में कोरोना नियम तोड़कर जुलूस निकालने के बाद से चल रहा था फरार। 4 जून का धर्मेंद्र यादव का ये वही वीडियो है जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। इस दिन धर्मेंद्र यादव जेल से रिहा हुआ और यूपी की सड़कों पर ऐसे जुलूस निकाला। कोरोना नियम तोड़ते हुए इस जुलूस में भारी भीड़ शामिल हुई थी। इसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र यादव समेत 200 लोगों पर महामारी एक्ट में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। धर्मेंद्र यादव फरार हुआ तो उसके सिर पर इनाम रखा गया। और अब देखिए धर्मेंद्र यादव की ये तस्वीर। ये तब की है जब इटावा में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र यादव कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था। धर्मेंद्र यादव मामले में इटावा पुलिस की भी जमकर फजीयत हुई थी, क्योंकि जुलूस पुलिस के सामने निकला था, इसलिए 5 से ज्यादा पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। कोटकपूरा फायरिंग केस में एसआईटी के सामने पेश नहीं होंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। पार्टी ने कहा उम्र ज्यादा होने की वजह से अभी पेश होने की स्थिति में नहीं। 93 साल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को एसआईटी ने 16 जून को पेश होने के लिए कहा है। मामला 2015 के कोटकपूरा फायरिंग केस का है। उस वक्त बादल ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। इसी मामले को लेकर एसआईटी बनी हुई है, जिसमें बादल को पेश होने के लिए कहा गया है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस जांच और पेशी के आदेश को चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने फ्रेंच ओपन के नए चैंपियन। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने ग्रीस के सिप्सिपास को 4 घंटे चले फाइनल में हराया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में ग्रीस के 22 साल के स्टेफानोस सिप्सिपास को करीब 4 घंटे तक चले मुकाबले में हरा दिया। मुकाबला 5 सेट तक चला। आखिर में जोकोविच ने ये टक्कर 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से जीत ली। इसी के साथ जोकोविच टेनिस के इतिहास में 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।